जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग लास्ट लेक्चर्स में जो है वो कूलम्स लॉ स्टडी कर चुके हैं और हमने उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए, हमने उसके थ्योरी सारी डिस्कस कर ली मैथमेटिकल फॉर्म। नाउ जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड और इससे रिलेटेड ही टॉपिक है। बुक में वैसे ये 7 टॉपिक्स नहीं है लेकिन हम लोग इसको इकट्ठा स्टडी करेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सो मैं आज के लेक्चर्स में ये 2 टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब कैसे किया गया, किसने डिस्क्राइब किया और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करेंगे, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ आना है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा टेक्निकल टॉपिक है इसलिए आप लोगों ने इसको ज़रा गौर से सुनना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड चार्ज in which it can experience the effect of other charge। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक चार्ज था Q। इस Q चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक रीजन होगा इसके अराउंड जिसके अंदर ये किसी और चार्ज की प्रेजेंस को फील कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक मैं कोई टेस्ट चार्ज इसके करीब लेकर नहीं आता। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक Q0 टेस्ट चार्ज है वो इसके करीब लेके आएंगे। अब याद रखें जब ये चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो इनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्ट करके डिसाइड करती हैं कि वेदर दे विल रिपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहाँ पे जब हम इसको डिफाइन करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन तो हमने डिफाइन कर दिया लेकिन ये इस तरह से डॉटेड लाइन की बजाय माइकल फैराडे ने ये इंट्रोड्यूस करवाई और ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होती हैं। रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है कि ये अगर एक स्फेरिकल शेप बनाए तो इसके तमाम रेडियाई के अलोंग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करती हैं और नेगेटिव चार्ज से ये फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड होती हैं। अच्छा, फिर माइकल फैराडे ये भी कहता है कि ये फील्ड लाइंस ओरिजिनल नहीं होती, ये इमेजिनरी फील्ड लाइंस हैं लेकिन इन फील्ड लाइंस की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की पहले हम इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं दैट इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कोई चार्ज किसी यूनिट चार्ज पे जितनी फोर्स अप्लाई कर रहा होता है वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है। टेस्ट चार्ज हम जैसे ही किसी चार्ज के करीब लेके आए, अगर वो कम फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट मीन इट्स फील्ड स्ट्रेंथ इज वीक और अगर वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है दैट मीन्स इट हैव अ स्ट्रॉन्ग फील्ड स्ट्रेंथ। इसको डिफाइन भी इस तरह से करते हैं, E इज इक्वल टू F/Q और इसके ऊपर वेक्टर साइन ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। Q0 इसलिए क्योंकि टेस्ट चार्ज लेके आए हैं। सो पहली बात तो ये हो गई कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें ये पता चल गया। दूसरी बात, यूनिट से अगर हम देखें इसका यूनिट यहाँ से तो ये क्या बन जाता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, सो इट्स यूनिट विल बी न्यूटन पर कूलम। आगे जाके हम इसका एक और यूनिट पढ़ेंगे दैट विल बी वोल्ट पर मीटर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में मेजर किया जाता है। अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो मैं इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लिखने के लिए 1/Q0 को बाहर निकाल लेता हूँ और इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होगी दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0/R²। क्योंकि पहले कूलम्स लॉ में चार्जेस Q1 Q2 थे, अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो Q और Q0 हैं तो हमने Q और Q0 लिखा। Q0 से कैंसिल हो गया, सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म है और अगर मुझे इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी पड़ जाए सो देन E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R² और साथ यूनिट वेक्टर R जो है ये डायरेक्शन को बताता है। तो हमने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है लेकिन ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है।
अब फैराडे ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को कैसे जस्टिफाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के थ्रू। तो वो कहता है ये जो फील्ड लाइंस होती है ना, इन्हें लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। अब लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि ये फील्ड लाइंस जहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी वहाँ पे फोर्स भी एग्जिस्ट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे के करीब आते हैं, तो इनकी पॉजिटिव फील्ड लाइन जो है वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं और रिपेल करके सेंटर में एक फील्ड फ्री रीजन क्रिएट कर देती हैं। अब होता ये है कि इस फील्ड फ्री रीजन की वजह से चार्ज इस रीजन में एंटर नहीं होता। चार्ज के इस रीजन में एंटर ना होने की वजह से हम इसे कहते हैं कि दे आर फेसिंग रिपल्शन, यानी इस रीजन में चार्जेस ने एग्जिस्ट नहीं करना, ये फील्ड फ्री रीजन बन गया, तो ये जो है वो रिपल्शन फील कर रहे हैं। सेम एज अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव के करीब आता है तो इनकी फील्ड लाइन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं और ये जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डेवलप कर जाते हैं। तो ये माइकल फैराडे ने हमें कॉन्सेप्ट दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फील्ड लाइन बेंड होने के बाद एक दूसरे के सेंटर में फील्ड फ्री रीजन क्रिएट कर देती हैं तो वो चार्जेस एक दूसरे के करीब नहीं आते, इसे रिपल्शन कहेंगे। और अगर वो एक स्ट्रॉन्गर फील्ड सेंटर में जनरेट कर देती हैं तो ये फील्ड वाला रीजन जो है ये इन चार्जेस को एक दूसरे के करीब ले आता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट बात, जनरली 4 पॉइंट्स, हम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारी एक्सरसाइज का भी और हम इधर भी लिखते होते हैं। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले उसने कहा कि फील्ड लाइंस आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट गोज इनटू नेगेटिव चार्ज। फिर कहता है कि अगर तो फील्ड लाइन स्ट्रेट है तो यही इसकी डायरेक्शन है, लेकिन अगर फील्ड लाइन कभी बेंड हो रही हुई तो आप उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करके फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं। यानी अगर यहाँ पे निकालना है तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब टेंजेंट क्या होता है, जो मेडिकल के स्पेशली स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता देता हूँ कि टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी कर्व को किसी पॉइंट पे टच होके गुजरे। दोबारा सुन लें, टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच होकर गुजर रही होती है, दैट इज नोन एज टेंजेंट। तो हम वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये होता है कि जहाँ पे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब करीब हैं वहाँ पे फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ पे ये फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर चली जाती हैं वहाँ पे फील्ड जो है वो वीक हो जाती है। ये आप लोगों ने पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। तो आप वहाँ पे कहते हैं बिकॉज दे हैव ओनली वन डायरेक्शन। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस करें तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी 1 से ज़्यादा डायरेक्शन है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ से फॉर्मूला से हमें ये समझ लगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ही ओबे कर रही होती है। यानी अगर हम चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक होती जाती है। कितनी वीक होती है, मसलन मैंने अगर इसको डबल कर दिया है तो पहले आप 2 का स्क्वायर लें, दैट इज 4, और फील्ड जो है वो 1/4 टाइम्स हो जाती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद मैं यहीं पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड आपको कुछ छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कॉन्सेप्चुअली किस तरह से आप लोगों ने माइंड में रखना है। सबसे पहले तो डेफिनेशन करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैं ये कहूँगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a unit area। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी एरिया से, लेट्स से दिस इज अ प्लेन एरिया, याद रखें ये एमसीक्यू भी आता होता है कि फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमारी जो सरफेस है दैट शुड बी अ प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस की अगर नीचे से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा गुजरेंगी उतना इसका फ्लक्स ज़्यादा होगा, और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम गुजरेंगी उतना इसका फ्लक्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैथमेटिकली फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये बात याद रखनी है, दिस एरिया इज वेक्टर एरिया। अब ये फ़र्क क्या होता है, एरिया और वेक्टर एरिया में क्या फ़र्क है। लेट्स से ये मेरा जो हाथ है ये एक सरफेस है, तो मैं कहता हूँ ये सरफेस किस एक्सिस के अलोंग है, तो आप सब कहेंगे दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं कहूँगा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो आप कहेंगे सर डायरेक्शन विल बी नॉर्मल टू दिस सरफेस।
अब इसका मतलब ये सरफेस इटसेल्फ एक्स एक्सिस के अलोंग लाई कर रही है, लेकिन उसका वेक्टर एरिया वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये बात याद रखनी है आपने कि सरफेस जिस भी एक्सिस के अक्रॉस लाई कर रही हो उसका वेक्टर एरिया हमेशा उसके परपेंडिकुलर लाई करता है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाता है फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें ये जो थीटा एंगल होता है दैट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब मैं दो केसेस डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैक्सिमम फ्लक्स का केस। अब मैक्सिमम फ्लक्स के केस के अंदर ओरिएंटेशन लूप की इस तरह होगी और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो गुजर रही हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यही होगी जिस तरफ ये पास कर रही हैं। इसका वेक्टर एरिया ये होगा। अब इस केस में मैं लिखूंगा क्या? इस केस में लिखूंगा सरफेस परपेंडिकुलर टू फील्ड। और ये बात आप लोगों को नजर भी आ रही है कि इस केस में जो सरफेस है वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, लेकिन एंगल थीटा 90 की बजाय 0 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि एंगल थीटा जो है वो सरफेस का एंगल नहीं है बल्कि वेक्टर एरिया का एंगल है। इस वजह से जब हम फ्लक्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे ये बन जाएगा ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 1 होता है, सो फ्लक्स विल बी ई ए एंड दिस विल बी द मैक्सिमम फ्लक्स। यानी when surface is perpendicular या vector area is parallel to the electric field then flux will be maximum। आगे चलते हैं। अगर मैं मिनिमम फ्लक्स की बात करूं तब क्या होगा केस? तो मिनिमम फ्लक्स के केस में मैं ये लिखता हूं, केस नंबर 2 हमारा ये हो जाएगा कि इफ सरफेस इज पैरेलल, सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड। तो अगर सरफेस इज पैरेलल टू फील्ड होती है तो फिर उस केस में हम क्या लिखते हैं? उस केस में डायग्राम कुछ ऐसी बन जाती है, फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं ये सारी, और इस केस में जो वेक्टर एरिया मैं ड्रॉ करूँगा वो वेक्टर एरिया ये वाला वेक्टर एरिया होगा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर एरिया, इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री। इवन सरफेस पैरेलल है लेकिन एंगल थीटा क्योंकि वेक्टर एरिया का एंगल है दैट विल बी 90 डिग्री। जब फॉर्मूला में पुट करूँगा दैट विल बिकम ई ए कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, सो इस केस में नो फ्लक्स, यानी ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स देगा। तो ये दो पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, सरफेस परपेंडिकुलर और थीटा 0 यानी वेक्टर एरिया पैरेलल हो जाएगा, उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम। और जब सरफेस पैरेलल वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर, उस केस में फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा। और केस नंबर 3 ये होता है कि अगर सरफेस कोई एंगल बना रही हो, मिसाल के तौर पे इसने यहाँ पे कोई एंगल जो है वो बनाया हुआ अपना और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से पास हो रही है। अब सबसे पहले आप पूछेंगे वेक्टर एरिया कहाँ होगा? तो वेक्टर एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये यहाँ पे एंगल थीटा बना रहा है तो फिर उस केस में आपको प्रॉपर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना पड़ेगी, ई ए कॉज ऑफ थीटा। वो थीटा 45 हो, 30 हो, 60 हो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट वैल्यू इसकी कोई इंटरमीडिएट वैल्यू आ जाएगी। सो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, एरिया पे, और तीसरी चीज़ उनकी ओरिएंटेशन के ऊपर। और लास्ट चीज़ अगर हम इसका यूनिट बताते चलें तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलम पड़ा और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, सो इट विल बिकम न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने समझा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कवर किया है। ये चीज़ें आप लोगों ने अपनी बुक से स्टडी करनी है। कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछें आप लोग, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।